चलिए ये इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई आपकी. So let's start the class of the day with section number 1. This section is very important for your prelims, not important for your mains. लेकिन यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत मुश्किल भी नहीं है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए. आई बिलीव कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन योर सीपीसी एग्जाम विल कम फ्रॉम दिस सेक्शन इटसेल्फ. ये जो क्वेश्चन है, यू शुड नॉट लीव दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम एंड यू शुड नॉट सॉल्व इट रॉन्गली एज वेल. वेरी सिंपल, बट यू शुड अंडरस्टैंड इट इन ए टेक्निकल मैनर. टेक्निकली आपको इन सेक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए. कैसे कैसे देखिए, दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 1 इज डीलिंग विद व्हाट शॉर्ट टाइटल, इट इज डीलिंग विद कमेंसमेंट एंड इट इज डीलिंग विद व्हाट एक्सटेंट. प्लीज गो टू द क्लॉज नंबर 1. प्लीज सी द बोर्ड. दिस एक्ट मे बी साइटेड एट द कोड ऑफ CPC 1908. कोड का नाम क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड 1908. एंड दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट, 1908. दिस इज नॉट 1909. एंड कई बार मैनी टाइम्स दे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर इटसेल्फ. करेक्ट नेम ऑफ द स्टेट. कई बार वो आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्ट का नाम बताइए, व्हाट इज द करेक्ट नेम. इट इज CPC 1908, 1909 लाइक दिस. तो यहाँ 1908 और 1909 में कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं आपको. So take care of this fact. It is 1908. This is not 1909. 1909 नहीं है ये, 1908 है ये. Write down P for prelims here. It shall come into force on the first day of January 1909. 1909 1 जनवरी को ये इन्फोर्स हुई और इसीलिए कन्फ्यूजन होता है बिकॉज ये दिस केम इनटू फोर्स इन ईयर 1909. 1909 में ये लागू हुई और 1908 का ये एक्ट कहलाता है. तो 1908 में और 1909 में कंफ्यूज मत होना. और डेट ऑफ एनफोर्समेंट, तो हियर इज ए ट्रिक फॉर यू. जितने भी एक्ट्स हैं आपके, वेदर इट इज CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वट एवर यू नेम एनी एक्ट, you must remember, you must learn and you must revise multiple times the date of enforcement of those acts including amendments, important amendments. जितने भी amendments हुए हैं important CPC के, तो खासकर 2002 वाला, और एटलीस्ट सभी एक्ट की डेट ऑफ एनफोर्समेंट आपको रटी होनी चाहिए. ये बहुत सिंपल फैक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे आपका बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, MP, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मल्टीपल टाइम्स. दे आस्क यू सच काइंड ऑफ सिली क्वेश्चंस यू कैन से, क्योंकि यहाँ से कुछ ब्रेन एप्लीकेशन माइंड तो कुछ है नहीं, केवल लर्निंग कैपेसिटी चेक कर रहे हैं वो आपके. लेकिन इफ़ यू डोंट अटैम्प्ट सच क्वेश्चंस, अगर वैसे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करते हो, देन योर मेरिट मे गो डाउन, है ना, मोर देन यू एक्सपेक्ट. सो ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है. तो व्हाट इज द ट्रिक इन दिस केस? मेक ए टेबुलर नोट्स, राइट डाउन द नेम ऑफ द एक्ट, राइट डाउन द डेट ऑफ द एनफोर्समेंट, दैट्स इट. और उसको डेली रिवाइज करिए अपने उसमें. बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़िए, देखिए आगे को. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. राइट डाउन P for prelims, except the state of Jammu and Kashmir. This clause has now been omitted by the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ये जो क्लॉज है आपकी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले यहाँ पर एक क्लॉज ऐसी थी कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. ये होल ऑफ इंडिया पर एक्सटेंड करेगा, लेकिन कहाँ लागू नहीं होगा? जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा. ये पहले प्रोविज़न था. नाउ दिस प्रोविज़न हैज़ बीन टेकन आउट बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उससे इसको हटा दिया गया है और यहीं से. लेकिन यहाँ पर इसको ध्यान रखना है आपने, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज. जम्मू एंड कश्मीर क्लॉज इज नो मोर लॉन्गर देयर. सो नाउ इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. पूरे भारत पर लागू होती है, लेकिन कहाँ लागू नहीं होती है? स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज. और यहीं से क्वेश्चन आएगा. जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है आपका प्रीलिम्स में, यहीं से बनता है. वाई सो? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द एक्ट्स, इन एवरी एक्ट, फर्स्ट लाइन इज कॉमन, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. ये पूरे भारत पर लागू होगी. ये लाइन तो सब जगह कॉमन होगी. क्या कॉमन नहीं है? जो स्पेशल बात आ जाती है यहाँ पर, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड. नागालैंड में नहीं होगी, ये एक विशेष बात है. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे वहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा, एविडेंस में ऐसा नहीं मिलेगा. तो जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस में वेरिएशन मिलेगा आपको एक्ट्स में.
और वहीं पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगेन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको एक नोट्स बनाने चाहिए टेबुलर फॉर्म में, पॉइंट्स ऑफ वेरिएशन में, जहां पर आपको लगता है कि वहां पर कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे सीपीसी के जो एक्सेप्शंस हैं और सीआरपीसी के एक्सेप्शंस हैं, और एविडेंस में वेयर सीपीसी सीआरपीसी एंड एविडेंस डज नॉट अप्लाई, कहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन, इट एक्सटेंड्स ऑल ऑफ द इंडिया, बट यू मे गेट कंफ्यूज वेयर इट डज नॉट एक्सटेंड, ये एक्सटेंड कहाँ नहीं होती है, वो कहाँ नहीं होती, जैसे कि इन केस ऑफ सीपीसी इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नागालैंड, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रिक्स दे रहा हूँ, देखिए वो एक्चुअल में वही कोचिंग है। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये तो कहीं ना कहीं बिखरा होगा, कहीं यूट्यूब पर कहाँ पर, फिर भी आप कलेक्ट कर लेंगे एक बार को, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है फैकल्टी का, जो इस बीच बीच मेरे उसमें आता है कि इस तरह से नोट्स डालना, ऐसे करना, बेसिकली दैट इज़ द कोचिंग, एंड फॉर दैट पर्पज विधि शुड बी नोन, कि आपको वो बताया जा रहा है जो कहीं नहीं बताया जाएगा। तो आप लोगों ने कंपैरेटिव नोट्स बनाने हैं, कंपैरेटिव नोट्स इन टेबुलर फॉर्म ओनली। क्या पॉइंट मेंशन करेंगे उस टेबल में कि वेयर सीपीसी डज नॉट एक्सटेंड, कंपैरेटिव, एक कॉलम में सीपीसी, एक कॉलम में एविडेंस, एक कॉलम में सीआरपीसी, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो उससे क्या होगा, सीपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस के प्रोविजन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो कहाँ पर था। कई बार ऐसा लगता है कि प्रोविजन आपने रटा हुआ सीआरपीसी का और आप अप्लाई कर रहे हो उसको सीपीसी में, ऐसा होता है। और कब होगा ऐसा ज़्यादा, जब कोई पेपर ऐसा आया जो बहुत लेंदी है, समटाइम्स your paper is very lengthy, you don't get time to apply your mind, you don't have time to recollect it, in that case you becomes confused, और फिर एक fear आता है कि पेपर छूट ना जाए। in that case अगर आप बहुत ब्राइट मेमोरी में नहीं है आपकी वो, तो फिर क्वेश्चन एक गलत होने का मतलब है कि एक क्वेश्चन का मार्क्स तो गए 1/4 आपका नेगेटिव और ऐड हो गया उसमें। छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही जज बनाएंगी आपको। कर लेंगे आप लोग पक्का। नेक्स्ट, provided that the state government concerned, see this, state government concerned कौन सी है, नागालैंड, concerned may by notification in the official gazette extend the provisions of this code or any of them to the whole or any part of the state of Nagaland or such tribal areas, provided that the state government concerned may extend the application of the provisions of CPC to these areas, meaning there is what, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, we have just read what, कि CPC is not applicable in case of state of Nagaland। अभी हमने यही पढ़ा कि CPC नागालैंड राज्य में लागू नहीं होगी, CPC ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होगी। ठीक है, 2 एरियाज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द CPC, राइट। नाउ व्हाट, कि वेदर दोज गवर्नमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड और गवर्नमेंट्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज, वेदर दे कैन अप्लाई द CPC इन देयर ओन एरियाज और नॉट, क्या नागालैंड राज्य या वैसे राज्य जहाँ के ये ट्राइबल एरियाज हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में, राज्य क्षेत्रों में CPC को लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसी की पावर दी गई है इस प्रोविजो में। द प्रोविजो गिव्स यू द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट मे व्हाट, मे एक्सटेंड, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट मे एक्सटेंड व्हाट, the provisions of this code or any of them, so this is the power of the state government, it is the discretion of the state government, ये राज्य सरकार का अपना डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो इस कोड संपूर्ण कोड को, प्रोविजंस ऑफ दिस कोड मीन्स एंटायर कोड, और एनी ऑफ दैम मीन्स फ्यू ऑफ द प्रोविजंस, तो देन द स्टेट गवर्नमेंट कैन अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ होल CPC और फ्यू ऑफ दैम इन देयर स्टेट। कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं, इन दी होल और एनी पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, मीनिंग देयर बाई कि जो राज्य सरकार है उसके पास ये डिस्क्रेशन है कि वो चाहे तो एंटायर CPC को अपनी एंटायर टेरिटरी पर लागू कर दे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि एंटायर CPC को केवल किसी एक विशेष डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें, टू एनी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कर सकती है वो, टू एनी पार्ट ऑफ द स्टेट भी कर सकती है, गॉट इट और नॉट। तो इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट करेगी कैसे, जस्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, दिस इज व्हाट, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट के द्वारा कर सकती है।
यू गॉट इट और नॉट? प्लीज रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई तो एवरीवन। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ से एक्सेप्शंस में से क्वेश्चन बनते हैं, प्लिम्स का ध्यान रखना। तो आई एम राइटिंग पी फॉर प्लिम्स हेयर। एज द केस में रीड इट अगेन। With such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification. Again, it is the discretion of the state government. ये राज्य सरकार का डिस्क्रेशन है कि while implementing the provisions of CPC, they may apply CPC as it is or with some modifications. राज्य सरकार चाहे तो संपूर्ण CPC को एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं या फिर वहाँ की सूटेबल कंडीशंस के हिसाब से देखते हुए उसमें वो मॉडिफिकेशंस कर सकती हैं। सपोज कीजिए जैसे CPC प्रोवाइड सम टाइम फ्रेम बताया गया यहाँ पर कि विद इन सच डेज WS शुड बी फाइल्ड, है ना, इतने दिनों में WS फाइल होना चाहिए, इतने दिनों में सम मंथ्स के लिए फ़ीस डिपॉजिट करनी चाहिए, इतने दिनों में ऐसा करना चाहिए। अब सपोज कीजिए नागालैंड के स्टेट में वहाँ की जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वहाँ पर ये पॉसिबल ही ना हो, हिली एरिया है ना, वहाँ पर नहीं हो पा रहा उस तरीके से, तो वो उसे मॉडिफाई कर सकती हैं, उनके कॉन्सिक्वेंस को मॉडिफाई कर सकती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट इज़ ऑल विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार के अपने हित में है, अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो किस एरिया पर कितना पार्ट CPC का और किस तरीके से लागू करते हैं। द जनरल रूल ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगी, अगर लागू होगी तो स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ के लिए नोटिफाई करना पड़ेगा इन द ऑफिशियल गजट। तो दिस इज द मैकेनिज्म, दे विल नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट टू इम्प्लीमेंट CPC and what provisions and with what kind of changes that on entirely depends upon the concerned स्टेट गवर्नमेंट। आई बिलीव कि समझ में आ गया होगा यहाँ से सब तरीके से, इसकी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बनते हैं आपके। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। सी दिस, इन दिस क्लॉज ट्राइबल एरियाज मीन्स, अभी हम लोगों ने ट्राइबल एरियाज पढ़ा था, तो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्राइबल एरियाज? ट्राइबल एरिया से मतलब क्या है यहाँ पर? एंड अगेन यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन योर एग्जाम। कि ट्राइबल एरियाज का मतलब क्या है? द टेरिटरीज विच वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। राइट डाउन पी फॉर प्लेन्स, दिस इज व्हाट असम, दिस इज नॉट मणिपुर, दिस इज नॉट नागालैंड, नथिंग एल्स, ओनली द असम। याद रखना इस बात को कि यहाँ व्हाट डू यू मीन बाय द ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? जनजातीय क्षेत्र से मतलब उन क्षेत्रों से है जो आसाम के जनजातीय क्षेत्र थे, ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम। गॉट इट और नॉट? और कभी क्या? सिंस बिगिनिंग, सी द डेट, इमीडिएटली बिफोर द 21st डे ऑफ जनवरी 1972। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 21st डे ऑफ जनवरी 1972, इमीडिएटली बिफोर दिस डेट। तो 21 जनवरी 1972 से पहले, इस डेट से पहले जो एरियाज असम के जनजातीय क्षेत्र कहलाते थे, कहाँ कहलाते थे? एज रेफर टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 6th शेड्यूल में जिन एरियाज को असम का ट्राइबल एरियाज दिखाया गया था, किस डेट पर? 21 जनवरी 1972 को। तो ट्राइबल एरियाज का मतलब वहाँ से निकल आ जाएगा। तो वो जो एरिया है, दैट ट्राइबल एरिया which were the part of Assam at one particular time, maybe that area is the part of Nagaland, maybe that part of at present of Manipur, Meghalaya, है ना? So that is why they have mentioned the word use। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, देखिए ये इस लाइन को पढ़िए प्रोविजो में, this is what state government concerned, they have not mentioned specifically the state government of Nagaland। इन्होंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि नागालैंड की राज्य सरकार, यहाँ पे क्या लिखा है? संबंधित राज्य की सरकार। और संबंधित राज्य कौन हो सकता है? इट मे बी नागालैंड, इट मे बी दी एनी अदर स्टेट। कौन सा राज्य? जहाँ पर वो अब ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, जो पहले असम का भाग थे, वो अब उसका पार्ट बन गए हैं। समझे आप? सपोज कीजिए
ये पहले था, दिख रहा है आपको, ट्राइबल एरियाज किसके पास थे पहले, आसाम के पास थे, उस डेट से पहले 21 जनवरी 1972. Now those areas, suppose some area has come to the Nagaland, तो है सॉरी मणिपुर. So now state government concerned means गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर. समझ में आता है आपको? इसलिए उन्होंने मेंशन ऐसे मेंशन नहीं किया कि स्टेट ऑफ नागालैंड कह दिया, उन्होंने उसको स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है कि ट्राइबल एरियाज को गवर्न करने वाली स्टेट गवर्नमेंट है. तो अपने एरियाज में वो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है अभी, वो मॉडिफिकेशंस के साथ में अपने राज्य क्षेत्र में संपूर्ण सीपीसी या उससे किसी भाग को इम्प्लीमेंट कर सकती है. कर लेंगे आप लोग. कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस. अगेन आई शो यू दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, 21 day of January. अगेन राइट prelims. Tribal areas of Assam is important. And again this is the paragraph 20 of which schedule, 6th schedule. You should be very particular. कौन सी डेट है भाई सब समझ लीजिए. 21 जनवरी 1972 है, आसाम के जनजातीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, संविधान के 6ठी अनुसूची का 20वां पैराग्राफ. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. दिस इज 1-4. इन रिलेशन टू द अमनदीवी आइलैंड्स, प्लीज ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी and the Visakhapatnam agencies in the state of Andhra Pradesh, Union Territories of Lakshadweep. तो 1, 2, 3 and this is 4 and this is 5. ये 5 क्षेत्र हैं. क्या कहें? अमनदीवी आइलैंड्स, नंबर 2 ईस्ट गोदावरी, नंबर 3 वेस्ट गोदावरी, नंबर 4 है विशाखापत्तनम एजेंसी आंध्र प्रदेश की, एंड नंबर 5 है लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरी. इन रिलेशन टू दीज 5 एरियाज, इन 5 क्षेत्रों से संबंध में क्या होगा, ये होगा. द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड शैल बी विदाउट प्रिजुडिस टू द एप्लीकेशन ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन सच आइलैंड्स, एजेंसीज और सच यूनियन टेरिटरी. समझिए क्या बात है. देखिए अब इन 5 क्षेत्रों की बात करते हैं. लेट्स डिस्कस हाउ द सीपीसी विल बी एप्लीकेबल इन दीज 5 एरियाज. बिफोर वी हैव डिस्कस अबाउट द नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज. इससे पहले हम लोगों ने ट्राइबल एरियाज के बारे में बात की, नागालैंड के बारे में बात की. वहाँ पे क्या था कि सीपीसी शैल नॉट बी एप्लीकेबल, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट विद मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. अब यहाँ पर क्या रूल है, इसलिए करूँ ये क्योंकि ये विशेष बात है. दिस इज स्पेशल थिंग रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीपीसी. So you should note down it carefully. These are the 5 areas. Write down. आपने लिख लिया. You should learn it. यहाँ पे कैसे होगा? Application of this code should be without prejudice to the application of any rule regulation for the time being force in such territories. पढ़ दिया, अब समझाता हूँ. देखिए यहाँ पर भी in cases of these 5 territories as well, CPC may be applied. In these 5 areas CPC may be applied. इन 5 क्षेत्रों में CPC अप्लाई हो सकती है. But you will have to keep in mind, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी क्या, कि if there is any rule, please see this line, if there is any rule, if there is any regulation for the time being in force in such 5 areas, यदि इन क्षेत्रों में कोई नियम, कोई रेगुलेशन लागू है, if any rule or regulation is in force in such areas relating to the same subject which are being dealt by the CPC, जिन पॉइंट्स पर CPC प्रोविजंस प्रोवाइड कर रही है उसी के संबंधित कोई नियम या रेगुलेशन वहाँ पर वर्तमान में है, तो इन दैट केस CPC shall be applied there without prejudice to those rules. क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर जो ऑलरेडी नियम हैं आप CPC लागू कर तो सकते हैं, लेकिन उनके प्रेजुडिस का मतलब उनसे इनकंसिस्टेंट नहीं होते हुए. इट मीन्स इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी,
अगर सीपीसी के नियम उन नियमों के विरुद्ध जो ऑलरेडी लागू हैं उसमें इनकंसिस्टेंट होंगे, तो इन दैट केस रूल और रेगुलेशंस प्रिवेलिंग ओवर देयर विल प्रिवेल। मैं हिंदी में समझाता हूँ पहले। देखिए, इन पांचों एरिया में कोई रूल रेगुलेशन ऑलरेडी वहाँ पर लागू है, अब वहाँ पर आप सीपीसी भी लागू करना चाहते हैं और ऐसी स्थिति बनती है कि सीपीसी के प्रावधानों में और वहाँ के प्रावधानों में अंतर है या वो एक दूसरे के विरोध में है, तो ऐसी स्थिति में सीपीसी के नियम आप उन नियमों के अनुरूप ही लागू करेंगे, उनको हानि पहुँचाए बिना ही लागू करेंगे। यानी कि अगर इनकंसिस्टेंट होंगे और दोनों के साथ लागू नहीं हो सकते तो फिर वहाँ के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको वरीयता देते हुए आप सीपीसी के प्रावधानों को लागू करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? अब मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, तो आई रिपीट इट इन इंग्लिश। सो दिस इज द कंडीशन वेयर नाउ देयर आर टू सेट्स ऑफ रूल्स। वन सेट ऑफ रूल इज व्हाट इज ऑलरेडी इन फोर्स इन सच 5 एरियाज। एक नियम वो है जो वहाँ पर लागू है ऑलरेडी, एंड सेकेंड सेट ऑफ रूल इज प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। So if you want to apply CPC over those 5 areas, you will have to keep in mind that the provisions of CPC should not be prejudice to the already existing rules in those areas. उन 5 areas में जो rules exist कर रहे हैं, तो if there is any inconsistency between the rules, you see this, like if this is the situation, CPC, the rule regulation in 5 areas, and if there is any inconsistency between these two rules, then rules already in existence in such agencies or UTs or islands will prevail over this. Got it or not? Why? Because ऐसा क्यों है? Because ये जो 5 राज्य टेरिटरीज हैं, the special rules are made applicable over there keeping in view their special conditions. वहाँ की विशेषताओं को देखते हुए, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ पर विशेष नियम लागू किए गए हैं, तो वहाँ पर सामान्य नियम लागू नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे इफ़ यू वांट टू विजिट, इन जनरल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे इफ़ यू वांट टू विजिट लक्षद्वीप, अगर आपको लक्षद्वीप विजिट करना है, यू विल हैव टू टेक परमिट। व्हाई इट इज सो? Because of the special conditions prevailing over those areas. If you want to visit in other states as well, Nagaland or other states, somewhere you will have to take the permit as well. Why? Because there are the tribal areas, उनकी एक अपनी अलग ही इकोसिस्टम है, इसीलिए यहाँ के वहाँ पर जो नियम लागू किए गए हैं उन नियमों को विशेष दर्जा दिया गया है कि आप सीपी से लागू कीजिए, बट नॉट विद प्रेजुडिस टू द एग्जिस्टिंग रूल्स। तो प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको समझ में आया तो एवरीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 1। हेयर यू कैन सी द एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स हैं जो बनते हैं यहाँ से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे करके आएंगे अच्छे तरीके से। तो दिस इज एंड ऑफ द सेक्शन नंबर 1।